आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज इस चैनल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन को शॉर्ट में पढ़ाएंगे आपको। इसको एक लंबा वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन इसका वीडियो का लेंथ होगा 10 मिनट का। उसको आपको बेसिक समझ इसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको आपदा प्रबंधन क्या होता है और आपदा कितने प्रकार के होते हैं इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, हमको प्रबंधन तो बाद में आएगा, लेकिन पहले आपदा को हम समझते हैं कि आपदा क्या होता है। आपदा जो किसी भी परिस्थितियों में अगर कहीं भी बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, चक्रवात आ गया, तो इसको हम आपदा बोलते हैं। ये प्राकृतिक रूप से आपदा आते हैं, ठीक है। अब आपदा आप समझिए, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा हमारे दो प्रकार के होते हैं। आपदा हमारे दो प्रकार के होते हैं। आपको बेसिक समझ के लिए मैं बता रहा हूँ। ये आप क्लास 10th से लेके आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप समझ सकते हैं। आपदा हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, और दूसरा हो गया मानव निर्मित आपदा। निर्मित आपदा, मानव निर्मित आपदा, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक आपदा में हमारा क्या आ जाता है। प्राकृतिक आपदा में हमारा क्या आ जाता है, इसको आप समझिए। प्राकृतिक आपदा में हमारा क्या आ जाता है। एक तो आ गया हमारा भूकंप हो जाता है, भूकंप हो जाता है। दूसरा हमारा आ गया भूकंप के बाद हमारा सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, लू भी बोल सकते हैं। पांचवा आ गया हमारा सुनामी हो गया, और छठा हमारा हो गया चक्रवात हो गया। चक्रवात हो गया। यह है प्राकृतिक आपदा। भूकंप, सूखा, बाढ़, लू, सुनामी और चक्रवात आ गया। अब देखिए, ये मानव निर्मित में आपको अब एक चीज आपको बताते हैं। मानव निर्मित हम क्या बोलेंगे, मानव निर्मित आपदा में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो मानव निर्मित में हमारा मानकर चलिए, ये अभी हमारे देश में या पूरा विश्व में कोरोना आया है। कोरोना आया है। मानव निर्मित में हमारे देश में कोरोना आया है। ये भी तो एक वायरस का प्रतिरूप है। वायरस का प्रतिरूप है जो हमको जानलेवा साबित हो रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्री इस बार तबाह हो गई है एक कोरोना के चलते। तो ये भी हमारा एक आपदा के रूप में भी आप दे सकते हैं। इसको अब एपिडेमिक के रूप में बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा हो जाता है, इसमें अगर देखेंगे बड़े बड़े इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं आग लग जाती है, लाखों का जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो तबाह हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे टेक्निकल मशीनें होती है वो जलकर राख हो जाती है। जैसे हमारा कुछ ब्लास्ट हो गया, फर्नेस ब्लास्ट हो गया, ये सब में हमारा आ जाता है। तीसरा हमारा, जैसे आपका भोपाल गैस आपको याद होगा, भोपाल गैस कांड याद होगा, भोपाल गैस त्रासदी आपको याद होगा। तो ये आपका हो गया। अभी हाल में ही आपका हुआ था, मानकर चलिए विशाखापट्टनम में एक गैसी कांड हुआ था कि मानकर चलिए आप वहाँ पर देखे होंगे, आप न्यूज में हाल में ही देखे होंगे। 4-5 महीने के पहले की बात है, 2020 में मई के महीने की शायद बात है, मई के महीने की बात है। इसमें आप अगर देखे होंगे तो बहुत सारा एक प्लांट लीक हो गया था, और उस प्लांट के लीक होने की वजह से बहुत सारे लोग इसमें उनकी जान चली गई थी, गाय सड़क पर मर गई थी, बहुत लोग इमरजेंसी कंडीशन में लेकर जाया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भोपाल गैस में एक गैस बनी, और गैस बनने के साथ बहुत सारे लोग को तबाही का एक देखना पड़ा। बहुत लोग मर गए। इसका जो मेन था। अच्छा एक बात बताइए, इसका जो मेन
जो करने वाला था, जिस पे आरोप लगे थे, उसका एक आरोप लगे थे, उसका नाम प्लीज कमेंट में लिख कर बताइएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। तो अब हमने आपदा को एक बार ठीक से समझा। अभी हम देखते हैं कि आपका ये सब समझते हैं प्राकृतिक आपदा कैसे आती है। थोड़ा थोड़ा मैं ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाऊंगा, आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा। डीपली के लिए एक अलग से वीडियो 3 घंटे के लेकर आऊंगा आपको आपदा के लिए। अब देखिए भूकंप, भूकंप क्या होता है? भूकंप कहीं भी मान के चलिए, जैसे धरती के अंदर जो कंपन होता है उसके बाद में भूकंप आता है। ये 3 प्रकार के भूकंप होते हैं। एक हो गया स्लो, एक हो गया मीडियम, और तीसरा हो गया मीडियम के बाद हमारा हो जाता है फास्ट हो जाता है। तो इसमें स्लो में करेगा वर्क, इसमें स्लो में वर्क करेगा, इसमें थोड़ा इससे कम, इससे ज़्यादा करेगा स्लो से। तो इसमें जल्दी आता है, तीव्रता जल्दी होती है लेकिन जल्दी चला जाता है। पहले में तीव्रता जल्दी होती है लेकिन जल्दी चला जाता है। और दूसरा क्या होता है कि थोड़ा इसकी जो जल्दी जाने की प्रवृत्ति रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और जल्दी में क्या होता है, ये जो तीसरा नंबर का जो आता है, तीसरा नंबर का, वो सबसे ज़्यादा आक्रामक साबित होता है। तो ये मानकर चलिए कुछ समय के लिए आया, कुछ सेकंड के लिए आया, और इसको कुछ सेकंड के आने के बाद आपको क्या करेगा कि कुछ हिलाएगा, आपके घर वगैरह को मतलब मूवमेंट कराएगा। मूवमेंट कराने के बाद वो खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा ही मूवमेंट कराएगा मीडियम वाला, और उसके बाद रुकेगा। लेकिन ये जब आएगा ना, जो एफ में जो लिखा हूँ, उसको क्या करेगा कि इतना ना मूवमेंट कराएगा कि तबाही आ जाएगी। तो एक पीक पॉइंट को हम समझते हैं, ये हमारा बेस हो गया। और ये मानकर चलिए ये धरती का है। धरती के 3 पार्ट को आप डिवाइड कर सकते हैं धरातल तक का। अब इसको हम आप देखेंगे कि ये जो मेन पॉइंट है, अगर ये मानकर चलिए काठमांडू है, और इधर है ये नेपाल हो गया, और इधर हो गया बिहार, या इसको यूपी मान लीजिए। अगर हमारे ये पीक पॉइंट पर आता है, पीक पॉइंट पर ही हमारा आता है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा कि काठमांडू को ही तबाह ज़्यादा करेगा। लेकिन इसके दोनों तरफ, जैसे नेपाल है और दूसरा बिहार यूपी है, उसमें से भी कुछ इसको कंपन महसूस होगा, इसमें भी कंपन महसूस होगा। हाल में ही आपने देखा होगा कि काठमांडू में भूकंप आया था कि बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे और उनको निकाला गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, इसको देखिए, इसको आप पूरा समझ सकते हैं पढ़ के, लेकिन इसको ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। अब देखिए इसके जो ये इसका होता है आवर्ती छोटे में होता है, इसका आवर्ती छोटे में होता है। एम का आवर्ती होता है थोड़ा ऐसे कर्व में हो जाता है, ठीक है। और इधर क्या होता है कि ये थोड़ा लंबा ऐसे कर देता है। जो तीसरा में ये छोटा हो गया, ये मीडियम और ये फास्ट, ठीक है। ये मीडियम और फास्ट में होगा तो इसमें वर्क करेगा, ठीक है। अब इसकी आवृत्ति हो गई, जितना इसके बीच में जो गैप रहेगा वो सबसे ज़्यादा फास्ट में वो वर्क करता है और भूकंप की आने की तीव्रता ज़्यादा होती है। एक रिपोर्ट आया था कि जितना भी हमारा एनसीआर है ना, एनसीआर और नोएडा आप मान लीजिए, और गुड़गांव का एरिया है, उसको एक सर्वे में मैंने पढ़ा था कि ये सब हाईली, जो भी ये 30-30 मंजिल के 35-35 मंजिल के जो इमारतें बनी हैं, वो समझिए तो ये रेड ही जोन में मान लीजिए। अगर कभी खतरा आता है तो ये सब उसी क्षेत्र में है, ठीक है। कि जैसे हमारा काठमांडू क्या है, काठमांडू समय हमेशा कभी ना कभी झटके देते हैं। गुजरात में क्या है, गुजरात भी एक हाईली एरिया में भूकंप का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है, उसमें गुजरात भी बहुत बड़ा इसमें क्षेत्र रहा है। तो ये आपका एक मानकर चलिए। अब देखिए इसमें आप प्रबंधन को कैसे जोड़ देंगे। प्रबंधन को आपको हर चीज में जोड़ना है। आगे आपको मैं भूकंप वाले में क्षेत्र में बता देता हूँ। देखिए प्रबंधन में अब भूकंप आ गया, भूकंप आने के बाद एक टीम तैयार हो गई। तो भूकंप आया तो मौसम विज्ञान हमको बताएगा, मौसम विज्ञान हमको बताएगा कि कितनी तीव्रता के भूकंप आई। अब भूकंप आने से क्या होगा कि कितनी तीव्रता के भूकंप आई,
तो उसको हम किसी भी माध्यम के कम्युनिकेशन के माध्यम से आज तक तो आज के डेट में हमारे पास हर किसी के पास समझिए जियो के आने के बाद सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन का साधन बढ़ गया है, मोबाइल है, जो आप तुरंत आपको पता चल जाता है, हर किसी को पता चल जाता है कि कितना तीव्रता का आया। क्योंकि अगर किसी के घर में 8 लोग हैं तो मानकर चलिए 6 लोगों के पास कम से कम मोबाइल आज के डेट में हो जाता है सभी के पास। तो अगर मान कर चलिए ये अगर आता है, आपदा में आ गया, उसके बाद रिएक्टर हो जाता है, मालूम पड़ता है इसमें कितना क्षति हुआ है, तो तुरंत एक टीम तैयार होती है, एनडीआरएफ की टीम तैयार होती है। एनडीआरएफ टीम क्या करेगा कि आपको पूरा ही सहयोग इसमें सहयोग करेगा कि तुरंत जाएगा। इसके साथ ये स्टेट की पुलिस और बेसिक अगर हाई पड़े तो हमको आर्मी और एयरफोर्स को भी उतारना पड़ता है कि वर्क करें और उसमें से जल्दी अगर कुछ दबे हुए हैं तो उसको निकालने के लिए हमको डिफेंस का भी इसमें यूज किया जाता है। लेकिन मोस्ट हम लोग किसका यूज करते हैं? एनडीआरएफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो एनडीआरएफ मान कर चलिए कि एनडीआरएफ जो टीम होती है उसका हम इसमें यूज करते हैं। अब दूसरा हम पढ़ते हैं क्या? दूसरा हमारा सूखा। राजस्थान बिहार एक ऐसा प्रदेश है और महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है कि आप देखेंगे कि सूखा जब भी आता है, इसको मैं मिटा देता हूं, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए, राजस्थान बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि अगर आप देखेंगे तो हर साल बाढ़, राजस्थान में तो खैर नहीं आता है लेकिन बिहार में बाढ़ हर साल आता है। और जो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उसके लिए सूखा हर साल उसमें दिखता है। हर साल आप एक पैमाने को देखेंगे तो सूखा उसमें दिखेगा। तो हमारा राजस्थान जो मैंने आर से लिख दिया, महाराष्ट्र मैंने आर से लिख दिया। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र को आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है, बहुत सारे किसान इसमें सुसाइड कर लेते हैं, पानी बिना सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनका फसल बर्बाद हो जाता है। तो ये भी एक आपदा के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं, आपदा के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं कि आपदा हो गया, राजस्थान हो गया, ये हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार को भी आप जोड़ सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र में जो फसलें होती है उसको वो खराब हो जाती है पानी वगैरह में, और उनका जो फसल होता है वो बर्बाद हो जाता है। मान कर चलिए इस आपको समझना पड़ेगा कि जैसे इस साल बारिश हुआ तो खूब हुआ तो बाढ़ ही आ गई, और बारिश नहीं हुआ तो सूखा ही पड़ गया। मान कर चलिए एक सीमांत किसान है, उसके पास वो कहाँ से आपको हर महीने डीजल और जहाँ भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का साधन नहीं है तो डीजल का कितना यूज करेगा बिहार में, और जनरेटर के थ्रू अपने खेत में पानी देगा, पंपी सेट के थ्रू कितना पानी देगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र का वाटर लेवल ही आप देखें तो उसमें से आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि उसका लेवल ही पूरा डाउन हो जाता है, इतना डाउन हो जाता है। अगर आप बिहार को देखें तो 45 फीट पे आपको पानी मिल जाएगा कहीं, और यहाँ पर जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो 300 फीट से ज़्यादा ऊपर पानी आपको, तब आप बोरिंग कराएंगे तब आपको पानी का दर्शन होगा। तो इस तरीके से होता है। राजस्थान में भी बहुत हाईली में पानी का दर्शन होता है। ठीक है, अगर खूब बोर वगैरह किए तो इस तरीके से हमारा सूखा को आप देख सकते हैं। तो सूखा के लिए सरकारें क्या करती है, इसमें मान कर चलिए सूखा के लिए सरकार हमको क्या करती है, ये आप देखिए, सरकार इसमें मुआवजा देती है। अभी तो किसान बीमा हो गया है तो किसान बीमा के तरफ भी कुछ मुआवजा मिलने लगा है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जो बीमा हुआ, प्रधानमंत्री का जो 2-2 हज़ार रुपये वाला फंड आता है, उसी के लिए एक किसान के तौर पे एक आज के डेट में अगर देखें 2020 में या 2021 में 22 में आप देख सकते हैं तो ये किसान जो आईडी अब जो सरकार जनरेट कर रही है और सबके जो 2-2 हज़ार जब खाते में जब आ रहे हैं, उसी से आप लोग का फॉर्म भरा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ अनुदान के रूप में आपको
केंद्र सरकार या राज्य सरकार जिसमें है उसको किसानों को अनुदान के रूप में दे देती है। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें आपका एनडीआरएफ वगैरह नहीं जाएगा, लेकिन कुछ समय आपको मुआवजे के रूप में मिलेगा। अब देखते हैं बाढ़ को हम समझते हैं। बाढ़ क्या होती है? बाढ़ मानकर चलिए बिहार का आपको फ्लड याद होगा, बिहार में आपको फ्लड याद होगा। बिहार में क्या होता है? बिहार में मानकर चलिए कि रोड ही है, रोड पे आप जा रहे हैं, बीच में से रोड टूट गया। और रोड कब टूटा? जब इसमें पुल है, पुल पे चढ़े, रोड फट गया, सीधे अंदर गए और मर गए। तो इस स्थिति में बिहार में हर साल आप देखेंगे तो हर साल दो ऐसे क्षेत्र, बिहार है और असम है, बिहार है और असम है। असम जो नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ में जो हमारा असम हो गया और ये बिहार हो गया, इसमें हर साल बाढ़ की समस्या आती रहती है। इधर से मानकर चलिए चाइना का है, ब्रह्मपुत्र कर देता है, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से तबाह कर देती है, दूसरा इधर से गंगा और बहुत सारे गंगा, इधर से बिहार में गंगा है, उसके बाद बूढ़ी गंडक है, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और नेपाल से आने वाला जो पानी है तुरंत खोल दिया जाता है। ये मत समझिए कि बारिश की वजह से बाढ़ आया, इसमें हर साल बिहार में क्या होता है कि थोड़ा सा बारिश होता है तो उधर से डैम का पानी जो नेपाल के तरफ से खोला जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो एक है एरिया है गोपालगंज के बाद सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी के तरफ से इसको आते आते सिवान तक इसको प्रभावित करता है, मोतिहारी तक इसको प्रभावित करता है। और आकर जो भी आप मेन नदी को देखेंगे तो ऐसे आते आते आपको जो सारण डिस्ट्रिक्ट है, सारण डिस्ट्रिक्ट में रिविलगंज अगर आप पढ़ेंगे, रिविलगंज वहाँ पर आकर नदियों का उधर से जो नदी आएगी उसको आकर उधर से आकर इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें पहले से ही जुड़ाव है तो आकर ये नदी गिरने लगती है। तो इस तरीके से बाढ़ को आप देखेंगे तो इसमें क्या नुकसान होता है, अभी तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से इसमें बाढ़ आता है और हर क्षेत्र में बाढ़ आता है। ठीक है, तो इसमें बाढ़ का अगर आप देखेंगे मेन रीजन यही है, तो वाटर लेवल इसका बहुत हाई हो जाता है। अब देखिए जब दूसरा है हमारा कंडीशन इसको हम कैसे कर सकते हैं। मान कर चलिए अभी आप सोए हैं, कहीं बिहार में ऐसा जगह है कि अभी आप सोए हैं और सुबह उठे तो सब कुछ आप भी पानी में ही सो रहे हैं। ठीक है, मालूम पड़ेगा कि आपका खटिया है वो भी पानी के नीचे आ गया है। ठीक है, तो इस समय इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब सरकारें देखती है कि इस क्षेत्र में बिहार के इस क्षेत्र में बाढ़ आ गई तो उस समय क्या होता है कि एनडीआरएफ जो टीम है उसको तैनात की जाती है। इसका सहयोग सिविलियंस, पुलिस और कुछ डिफेंस भी इसके लिए सरकारें खड़ी कर देती है कि यहाँ से हमारा जन का नुकसान ना हो। जन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या का मैक्सिमम नुकसान ना हो। तो इस तरीके से इसको भरपाया करने के लिए हमको एनडीआरएफ को भेजा जाता है कि जल्दी से जल्दी इसको निकाला जाए, निकालने के बाद हमको इस पे काम किया जाए। तो ठीक है, बाकी आपको यही समझना है कि इसमें बाढ़ में क्या होता है। अगर आप बाढ़ क्षेत्र में हो तो आप जाकर समझ सकते हैं, आप खुद समझे होंगे। कोई अगर कुछ भी बताता है और जो रियल में देखा है उसको एक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, आपदा प्रबंधन में हम इसको देख रहे हैं कि आपदा बाढ़ आती है तो कैसे आती है, दूसरा क्या है कि इसका हम प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये भी एनडीआरएफ है। अब दूसरा है लू हो गया। लू होने से देखिए, लू अगर आप देखेंगे, लू को हम समझ रहे हैं कि लू क्या होता है। लू जब गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोगों को लू की समस्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। मालूम पड़ा कि पूरा गांव के गांव लू के चपेट में आ गया।